हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइडियल गैसेस के लिए। आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। सबसे पहले देखिए, माना कि एक आदर्श गैस तंत्र है जिसका ताप हम T है तथा जिसका आयतन V और दाब P है। यह तंत्र अपने परिपार्श्विक से डी क्यू रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल रूप में डी क्यू ऊष्मा उत्क्रमण ढंग से या रिवर्सिबल रूप से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन हम समीकरण के द्वारा दे सकते हैं। और समीकरण क्या है, ds क्या बता रहा है, यहाँ पर एंट्रोपी में चेंजेस बता रहा है, इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा अपॉन टेम्परेचर। अब आपको सबको पता है कि एंट्रोपी क्या है, एक अवस्था फलन है। अतः इसका मान 3-4 अंकों पर निर्भर करेगा, किस किस पे, दाब पर, आयतन पर और ताप पर, और इनमें से किन्हीं दो पर निर्भर करता है। 3-4 अंक है, कौन कौन से, दाब, वॉल्यूम और टेम्परेचर। किन्हीं दो पर इसका मान डिपेंड करेगा, एंट्रोपी पे एंट्रोपी का मान डिपेंड करेगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, अवस्था फलन है। और इनमें से एक हम नॉर्मली क्या रहते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, और दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, या तो हम आयतन ले सकते हैं या दाब ले सकते हैं। और इसके द्वारा आदर्श गैस के सिस्टम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। जब हम दाब और आयतन को चरांक के रूप में लिया जाता है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, दाब और आयतन को चरांक के रूप में ले रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, देखो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या बोल रहा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलता है या तो बोलता है E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और उसी को हम अगर रीअरेंज करते हैं तो अपना क्या बन जाता है, Q इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू। और Q यहाँ पे Q क्या है, रिवर्सिबल रूप से ग्रहण की गई ऊष्मा है, तो हम यहाँ पर डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। पी डी वी किसकी जगह लिया गया है, W की जगह लिया गया है, जो कि वर्क है। लेकिन हम जानते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है, सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर डेल ई को इसी तरह यहाँ डेल ई को इधर रखते हैं और डेल टी को उधर ले जाते हैं, तो अपनी इक्वेशन क्या बनकर आती है, अपनी इक्वेशन बन के आती है डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी। अब ये डी ई की वैल्यू जो हमारे को इस ऊष्माधारिता की इक्वेशन से आई है, उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में। तो हमें क्या मिल जाती है, नई इक्वेशन हमें मिल जाती है डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू सी वी डी टी, जो कि हमने किसकी जगह रखा, डी ई की जगह रखा, प्लस पी डी वी। अब हमें पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी होता है। और एक मोल के लिए जब एन आर टी में एन अपन 1 ले लेते हैं तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हो जाता है, या पी क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी। तो अब हम पी की जगह क्या रख देंगे, पी की जगह आर टी बाई वी रख देंगे, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी की रिवर्सिबल इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर टी डी वी बाई वी। अब समीकरण 3499 के द्वारा हम क्या फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी प्लस आर डी बी बाई वी। अब आगे देखिए, प्रथम अवस्था में जब एंट्रोपी परिवर्तन हम कब ज्ञात करेंगे, जब सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। तो माना कि प्रथम अवस्था में एंट्रोपी आयतन तथा तापक्रम से क्या है, S1 है, V1 है, T1 है। और जब सिस्टम द्वितीय अवस्था में चला जाता है तब क्या है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अतः एक परिमित अवस्था परिवर्तन में S तथा V में परिवर्तन को दोनों अवस्थाओं को सीमाओं को समाकलित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम इक्वेशन का जो अभी पीछे इक्वेशन थी उसका समाकलन करते हैं, किस किस के मध्य प्रथम अवस्था की जो मान है तथा द्वितीय अवस्था के जो मान है उनके मध्य हम समाकलित करेंगे। यहाँ देखिए, S प्रथम अवस्था के लिए S1, द्वितीय अवस्था के लिए S2, T1 प्रथम अवस्था के लिए, T2 द्वितीय अवस्था के लिए, और V1 प्रथम अवस्था के लिए, V2 द्वितीय अवस्था के लिए। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा,
हमारी इक्वेशन बनकर आती है नेक्स्ट, ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो S2 माइनस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन। CV T1 से T2 के मध्य, यहाँ T2 है, और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो किसके मध्य हो जाएगा, V1 से V2 के मध्य और dV। तो हमारी जो समाकलन करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आती है वो क्या आ जाती है, वो इक्वेशन आती है डेल एस इज इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। या फिर n मोल वाली गैस हो, ये हमने कितने मोल वाली गैस के लिए, 1 मोल के लिए किया। यदि n मोल हो गैस को तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है डेल एस इक्वल टू एन CV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। इसके द्वारा आदर्श गैस में जब आदर्श गैस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ, वो एंट्रोपी में परिवर्तन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ये कब, जब हमने चारांक कौन कौन से लिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तब आदर्श गैस में जब परिवर्तन हुआ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तब एंट्रोपी में परिवर्तन हमने इसको ज्ञात किया है टेम्परेचर और वॉल्यूम की कंडीशन पे। अब आगे हम देखते हैं, जब चारांक टेम्परेचर तथा प्रेशर लिया जाता है, पहले में हमने लिया था टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अब हम ले रहे हैं टेम्परेचर तथा प्रेशर। तो हमें पता है P1 V1 अपॉन T1 और इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये रिलेशन हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो इस रिलेशन के द्वारा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, P1 अपॉन P2 T2 अपॉन T1। और ये मान जो अभी हमारी समीकरण आई थी उसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है, हमारे पास इक्वेशन आती है ये वाली, डेल एस इज इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1 की जगह हमने क्या लिख दिया, P1 T2 अपॉन P2 T1। आगे देखिए, इसको जब हम और इक्वेशन को खोलते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये वाली। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जहाँ P1 अपॉन P2 था, यहाँ हमने P1 अपॉन P2 को रिवर्स कर दिया, तो आगे क्या, कौन सा नेगेटिव साइन आ गया है, ये देखिए। तो CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln T2 अपॉन P1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ln T2 अपॉन T1 तो कॉमन है, तो जो अनकॉमन है उनको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, तो क्या आ जाता है अपने को, जो कॉमन है उनको हमने साइड में निकाल लिया, ln T2 अपॉन T1, तो अपने हमारे पास बचा CV प्लस R, और इधर क्या बचता है माइनस R ln P2 अपॉन P1, और CP माइनस CV हमें पता है R होता है। तो जब इसको इक्वेशन को हम देखते हैं तो हमारा CV प्लस R क्या आ जाएगा, CV प्लस R आ जाएगा CP क्या होता है, स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं। तो नई इक्वेशन क्या आ जाती है, डेल एस इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। और यदि 1 मोल है गैस तो उसके लिए क्या हो जाएगी, n मोल गैस के लिए यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल एस इज इक्वल टू NCP ln T2 अपॉन T1 माइनस NR ln P2 अपॉन P1। इस इक्वेशन के द्वारा हम एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं जब हमें चारांक कौन कौन से दे रखा हो, जब हमें चारांक टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा हो, और जब हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा है उसको हमने पीछे ज्ञात कर ही लिया था। इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। इन इक्वेशन से हमें साफ पता चलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।